गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 1 विषय गणित नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, गुणा कैसे होता है दशमलव का और भाग कैसे होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैं बस 2 सवाल पूछ रहा हूं, आप लोगों को उसको आंसर बताना है ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग को पिछला टॉपिक जो है क्लियर है। चलिए जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे चैट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा दशमलव का गुणा कैसे होता है और दशमलव का भाग कैसे होता है। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में जल्दी से। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। गलत आंसर आया नीतीश, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से। भावना आपका भी आंसर गलत आ रहा है, भावना आपका भी आंसर गलत है। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं गलत जी, पढ़ाई गई चीजों को गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए कैसे करते हैं, कैसे बताया था मैंने कि अगर जब भी एक से गुना वाला आ जाए, यानी एक पे 0 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, 10 लाख रहे, यानी एक पे 0 वाला संख्या से गुना करना होगा अगर किसी दशमलव में। तो पहला काम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि इसे बिना दशमलव का लिख देते हैं। इसे हम बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 78 73। बिना दशमलव का हो गया। कितना जीरो इस पे लगा हुआ है, 4 जीरो लगा हुआ है, तो इस पे 4 जीरो लगा दीजिए, लग गया। इसके बाद लास्ट काम क्या करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। 2 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, इसके बाद दशमलव के बाद का जीरो काट देते हैं। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 78 73 00। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना रहता है, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। एकदम आसान तरीका है और इस तरीके से क्या होता है ना, समय नहीं लगता है। आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड में चाहेंगे तो उत्तर निकाल सकते हैं, यानी कि लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी कभी अगर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कलम तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मुंह से आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है। बाकी जैसा कि आप लोगों के पिछले क्लास में दीपक सर बताए थे कि हम इसके बट्टे में 100 लगा देंगे, फिर गुना कर देंगे, जीरो से कट जाएगा, फिर वो भी तरीका अच्छा है, आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन तरीका एकदम सही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपको दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं, ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे प्रश्न आ जाए 6.25 भागे 0.25, तो इसका आंसर क्या करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए तो जल्दी से, क्योंकि पिछले क्लास में आपने दशमलव का गुना और दशमलव का भाग दोनों ही चीजें पढ़ा था। आंसर बताइए। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जरूर पूछिए। कभी भी कोशिश कीजिए कि डाउट मन में ना रखें। अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर पूछा कीजिए। इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि दशमलव का भाग कैसे होता है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड भावना, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अलग अलग आंसर आ रहा है। नीतीश का अलग आंसर है, काजल का अलग, सॉरी आरती का अलग आंसर है, भावना का भी अलग है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए, एकदम आसान टॉपिक है।
सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चा है उनका भी आंसर अलग है। चलिए चेक करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या बराबर हो जाए, जैसे दशमलव के बाद 2 अंक इधर है और दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, तो दशमलव के बाद जब अंकों की संख्या बराबर होती है तो हम उसे बिना दशमलव का भी लिख सकते हैं। तो हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 625 भाग्य, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 25। अब आप बताइए कि 625 कब आएगा। अगर हम 25 से भाग देंगे तो यहां से हम भाग देते हैं 25 से 625 में, देखिए क्या आता है। तो 2 बार में जाएगा, 25 दूनी 50, यहां से 2 आएगा, यहां से 1 आएगा, ऊपर से 5 आएगा, तो 25 पचे 125। तो आंसर कितना हो जाएगा 25। यानी 625 में अगर 25 से भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है 25। बताइए कितने बच्चों का गलत है। देखिए किरण कुकर नाम से जो बच्चा है गलत है, मनीषा आपका गलत है, कंचन नाम से जो बच्चा है उनका गलत है, आरती का गलत है, भावना का गलत है। आप लोग बताइए क्या ये गलत होने लायक सवाल था। आखिर क्यों गलत हो रहा है। जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। देखिए एकदम आसान तरीका है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर बराबर होती है तो हम उसे बिना दशमलव लिख सकते हैं और वो सबसे आसान तरीका है। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज तो पढ़ लिया कि दशमलव का गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होता है तो रिवीजन क्लास में भी आपको एक बार पढ़ाया गया था। अगर आप लोग को याद हो तो मैं दोबारा से बताना चाहता हूं कि कोई भी संख्या है, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है, मुझे नहीं पता एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, कोई भी संख्या है, अगर हम उसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोई एक संख्या है, अगर हम उसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटा क्यू का रूप का मतलब क्या है कि अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। शर्त क्या याद रखना है कि क्यू यानी कि हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी नीचे वाला जो है हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और साथ में ये पी और क्यू क्या हो सकता है, तो पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो सकता है। दोनों पूर्णांक हो सकता है इससे क्या मतलब है, पूर्णांक का मतलब ही होता है कि जब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या क्या होता है जब प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या क्या होता है गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आज जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या होता है। आज जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या यानी जीरो से छोटी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाता है। जैसे कि पूर्णांक का मतलब हुआ -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, यानी कि ये ऋणात्मक में भी आगे तक चला जाएगा और सकारात्मक धनात्मक में भी आगे तक चला जाएगा। यानी पी का मान क्या क्या हो सकता है -1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, जीरो हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। क्यू का मान भी -1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, बस क्यू का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याओं को ही रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अब जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, अगर आप में से कोई बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहता है तो जरूर बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर माइक ऑन करके बताना चाहता है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं। हाँ काजल बताना है, माइक ऑन करके बताइए। कोई भी बच्चा अगर चाहता है माइक ऑन करके बताना तो बता सकते सर जो एक से शुरू होके अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। हैं। एग्जाम्पल नहीं बताना भावना, आप इसका परिभाषा बताइए। जैसे मैं बताता हूं ना कि जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उस नए संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार से प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं। अभी अभी कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था कि गिनती की संख्याओं को, काउंटिंग नंबर को ही प्राकृत संख्या कहते हैं।
यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनने का क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक जाएगी। जब मैंने कहा कि प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया, तो फिर आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जब प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। फिर आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, तो मैंने अभी अभी आपको ऊपर में बताया था, क्या होता है कि जब पूर्ण संख्या के संग्रह में, जैसे ये ऊपर वाला पूरा पूर्ण संख्या है, जब पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक का जो 0 से छोटी संख्या है, जैसे -1 -2 -3, जब ऋणात्मक संख्या को किसमें मिला लेते हैं, पूर्ण संख्या में, यानी कि 0 1 2 3 4 डैश डैश, तो ये हो जाता है पूर्णांक। तो ये जो भी संख्या प्राकृत संख्या होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, जो संख्या पूर्ण संख्या होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, और जो पूर्णांक होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो, अगर हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगा। अब बताइए, 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी सबके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, चाहे वो पूर्ण संख्या हो चाहे वो पूर्णांक हो। सबके नीचे में क्या है, 1 है, सबके नीचे में क्या है, 1 है, तो ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि जो भी संख्या प्राकृत संख्या होता है वो एक परिमेय संख्या भी होता है, जो भी संख्या पूर्ण संख्या होता है वो एक परिमेय संख्या भी होता है, जो भी संख्या पूर्णांक होता है वो एक परिमेय संख्या भी होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप करें। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, अगर आपको माइक ऑन करके डाउट पूछना है तो आप माइक ऑन करके भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए, ये चीज तो आपने समझ लिया कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो सब परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या सभी प्रकार के परिमेय संख्या क्या प्राकृत संख्या होगा, क्या वो पूर्ण संख्या होगा, क्या सभी प्रकार के परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे कि जितने भी प्रकार के परिमेय संख्या हो गया, क्या वो सभी परिमेय संख्या प्राकृत या पूर्ण या पूर्णांक होंगे, यस और नो? चलिए, 2 बच्चों का सही जवाब है, बाकी लोगों का गलत है। भावना का सवाल आंसर गलत है, मनीषा का गलत है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है। आप खुद देखो, कोई भी संख्या p/q के रूप में हो, जैसे मैं लिख दूं 3/4, ये परिमेय संख्या है, एकदम है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे p है, नीचे में q है, और ये 3 क्या है, पूर्णांक भी है, 4 क्या है, पूर्णांक भी है, यानी कि परिमेय संख्या के लिए जो शर्तें है वो सब है, यानी कि ये परिमेय संख्या तो है। लेकिन अब आप सवाल पूछिए खुद से कि ये परिमेय संख्या है तो क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है। ये क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्या ये पूर्णांक है, नहीं है। तो इससे यही निष्कर्ष निकल के आता है कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो सब के सब जो है परिमेय संख्या तो होते हैं। जस्ट इसके उल्टा सभी के सभी परिमेय संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होते, पूर्णांक नहीं होते। एग्जाम्पल आपके सामने। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आपको समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है? याद रहेगा ये चीजें? बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके सोचिएगा, आप कहेंगे कि हाँ एकदम आसान है। कोई भी चीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन ज्यादा देरी तक मुश्किल नहीं लगेगा। क्लियर है ना? कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ से तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे चैट में पूछना पसंद नहीं करते हैं तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चल, तो ये आपको इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो बताया हूं उसी को लिखित रूप में देखिए। तो
प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, पूर्णांक जिसे इंटीजर। ठीक है, तो अब आप बताइएगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीनों के बारे में आप लोग ऑलरेडी जो है क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अब देखिए यहां से एक चीज और क्या समझ सकते हैं कि जो भी प्राकृत संख्या होगा वो सब का सब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, और जो भी पूर्ण संख्या होगा वो सब का सब क्या होता है, पूर्णांक होता है। और जस्ट अब इसके उल्टा आइए कि क्या सभी पूर्णांक जो है, क्या सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होगा? एकदम नहीं होगा। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? एकदम नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? उल्टा सीधा दोनों समझ में आया। अब जैसे पूर्णांक है, -1 -2 ये पूर्णांक है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसी प्रकार 0 जो है पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है। लेकिन अगर जस्ट इसके उल्टा चलिए कि जितना भी प्राकृत संख्या में लिखा गया है 1 2 3 4, क्या वो सब पूर्ण संख्या है? तो आप पाएंगे कि हाँ है, क्योंकि सब में 1 2 3 4 है। अब मैं कहूं कि जितनी भी पूर्ण संख्या है सब पूर्णांक है, तो आप कहेंगे यस है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 सब पूर्णांक में भी आता है। तो आप इसको उल्टा सीधा दोनों समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना सभी बच्चों को? आगे बढ़े, अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज लिखा गया है, ठीक है, और हमने P/Q रूप में संख्या के बारे में भी पढ़ा था, जिसे भिन्न भी कहते हैं। आपने इससे पहले भिन्न पढ़ा होगा, जिसमें मैंने बताया होगा आप लोगों को कि P/Q के रूप में जो लिखा होता है उसे भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था 3/5 हो गया, 1/5 हो गया, 1/2 हो गया। तो जितने भी प्रकार के भिन्न होते हैं, भिन्न की 3 प्रकार आप लोग को पढ़ाया था, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। वो तीनों की तीनों भिन्न जो होते हैं वो भी परिमेय संख्या ही होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? जो 3 प्रकार के आपने भिन्न पढ़ा था, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, तीनों ही प्रकार के जो भिन्न होते हैं वो सभी के सभी भिन्न जो है परिमेय संख्या ही होते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए परिमेय संख्या का डिफिनेशन जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली वह संख्या जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q जो है 0 नहीं हो सकता है। यानी जो मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P का मतलब हो गया अंश और Q का मतलब हो गया हर, अब बीच में है बट्टा। यानी कोई भी संख्या जिसे अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ में P और Q क्या हो सकता है, तो P और Q दोनों जो है पूर्णांक हो सकता है। अब पूर्णांक के क्या मतलब है, तो पूर्णांक का मतलब है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जैसे -1 -2 -3 डैश डैश, प्लस में भी 1 2 3 और 0 भी हो सकता है। तो ये पूर्णांक का मतलब। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है परिमेय संख्या के परिभाषा से? कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया? क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए तो देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे 3/5 है, 9/2 है, 11/13 है। अब बाकी जितना प्राकृत संख्या है सब परिमेय संख्या होता है, जितना भी पूर्ण संख्या है सब परिमेय संख्या होता है, जितना भी पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्या होता है। जैसे -1 -2 -3 -4 0, ठीक है, 1 2 3 4, ये सब भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इन सब के नीचे कुछ नहीं है, बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और ये सब जो है क्या बन जाएंगे, परिमेय संख्या बन जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जो परिमेय शब्द है, जो परिमेय शब्द है वो रैशनल शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अनुपात से हुई है, रेशियो से हुई है। अब इसका क्या मतलब है कि परिमेय शब्द की उत्पत्ति रेशियो से हुई है? तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि 100 रुपया है,
100 रुपया नहीं 10 रुपया लेते हैं, मेरे पास 10 रुपया है और इसे दो लोगों के बीच में बांटना है, ए और बी। ये कोई दो लोग हैं ए और बी, और ये 10 रुपया इन दो लोगों के बीच में बांटना है। तो पॉसिबल केस क्या है, यानी क्या संभावना है, तो हो सकता है कि ए वाले को 1 रुपया दिया जाए तो इसको स्वाभाविक सी बात है 9 रुपया दिया जाएगा। हो सकता है कि इसे 9 रुपया दिया जाए और इसे 1 रुपया दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि इसे 2 रुपया दिया जाए इसे 8 रुपया, ये भी हो सकता है कि इसे 8 रुपया इसे 2 रुपया, ये भी हो सकता है कि इसे 3 रुपया इसे 7 रुपया, या ये भी हो सकता है इसे 7 रुपया इसे 3 रुपया, ये भी हो सकता है इसे 4 रुपया इसे 6 रुपया, या इसे 6 रुपया इसे 4 रुपया, या इसे जो है 5 रुपया इसे भी 5 रुपया। हो सकता है कि इसे 6 रुपया इसे 4 रुपया, इसे 4 रुपया इसे 6 रुपया। सॉरी 4 6 का तो कम्बो हो गया है तो इसको मिटा देते हैं, 4 6 वाला तो हो गया है, 7 3, तो हो सकता है इसे 7 रुपया इसे 3 रुपया, और इसे 3 रुपया इसे 7 रुपया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से जो है चीजें आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। यानी कि पॉसिबल है कि 10 रुपया को अगर दो लोगों में बांट रहे हैं तो इसी को कहते हैं रेशियो, 1:9, यानी ए का 1 है बी का 9 है, तो इसी को हम लिखते हैं 1/9, यानी कि ए रेशियो बी को ही, यानी 1:9 को ही हम 1/9 लिखते हैं, और इसी को तो आप अंश कहते हैं और इसी को आप क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो परिमेय शब्द है, जो रेशनल की उत्पत्ति है, वो अनुपात से हुई है, और ये अनुपात का क्या है, इसे दोनों गोला को अनुपात का चिन्ह कहते हैं। तो इसे पढ़ेंगे क्या, 1:9 या 1/9, दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आया? तो रेशियो की उत्पत्ति जब मैंने किसी एक ही चीज को दो लोगों में बांटने के लिए प्रयोग किया गया तो वहां से अनुपात निकला, और इसी अनुपात को जब लिखा गया तो अंश बटा हर निकला, यानी 1/9 निकला। 1/9 का मतलब क्या है कि टोटल 10 चीजें हैं, उसमें से ऊपर वाला अंश को 1 दिया गया, नीचे वाले हर को 9 दिया गया। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है एकदम। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय की उत्पत्ति जो है अनुपात यानी कि रेशियो से हुआ है। क्लियर है? एकदम आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है परिमेय संख्या है। देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये परिमेय संख्या है। ये -7/8 ऑलरेडी क्या है, P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 1.5 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन √5 को जो है हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ में आया? तो रूट के अंदर यानी इस चिन्ह के अंदर कोई ऐसा संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x2 लिख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर रूट के अंदर 4 है तो हम इसे √2 लिख सकते हैं और इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं √9 को, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3x3 लिख सकते हैं, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं √7 √2 √3 √11 √13, तो ये सभी संख्याओं को जो है हम इस तरीके से पेयर में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसे जो है हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। इसलिए ये सब जो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या नहीं होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि जिसे हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। आज जिसे नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है ना? कहीं पे भी डाउट होगा किसी भी बच्चे को प्लीज पूछिएगा जरूर, ठीक है? कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछिएगा। किरण जी ये हैंड रेज किए हुए हैं तो एक बार इनसे क्लियर कर लेते हैं इनका क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहे हैं? मैं धर्मेंद्र हूँ, प्रोग्राम एसोसिएट, अभी ज्वाइन किया है मैंने लास्ट में। तो ये किरण जी जो हैंड रेज किए हुए हैं शायद उनका कुछ क्वेरी है जो, या फिर मैंने ऐसी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा
किरण नाम से जो बच्चा है, आपको कोई डाउट है क्या? किरण नाम से जो बच्चे हैं, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, हैंड रेज को नीचे कर दीजिए। ठीक, चल, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना? चल, वेरी गुड। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां से आपने सीखा कि रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसे हम पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, यानी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। परिमेय संख्या नहीं है, आपको ध्यान से प्रश्न को देखना है और आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। प्रश्न क्या है देखिए, -1/2, 1.5, 6 √23। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। डी। माइक ऑन करके नहीं बाबू, चैट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड, सर डी। ठीक है, ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे जो है परिमेय संख्या नहीं है से क्या मतलब है कि जिस संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही आंसर होगा। तो -1/2 तो ऑलरेडी p बटा क्यू के रूप में है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब 1.5 पे तो आप लोगों ने पढ़ा इसको कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 1.5 पे तो हम इसको क्या लिख देंगे, 15/10, जो कि कट के कितना हो जाएगा, तो देखिए 5×3 = 15, अब 5×2 = 10, तो ये कट के कितना हो गया, 3/2, और ये तो ऑलरेडी p बटा क्यू के रूप में हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, p बटा क्यू के रूप में हो गया। लेकिन √23 जो है, हम इसको मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या है जिसे हम पेयर में नहीं लिख सकते, जैसे हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5×5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर √25 आ जाए तो हम इसे √5×5 लिख सकते हैं, और इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो 23 है हम इसे पेयर में नहीं लिख सकते, इसलिए ये जो है p बटा क्यू के रूप में भी हम इसे नहीं लिख सकते हैं। तो यही हमारा उत्तर होगा, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, √23। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चल, अगर डाउट होगा किसी बच्चे को तो एन टाइप करिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां पे लिखा गया है √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शून्य भी जो है एक परिमेय संख्या, इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कई बार एग्जाम्पल में ही मैंने बताया था। देखिए, जैसे मैं लिख दूं शून्य, तो शून्य के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और मैंने बताया था कि कोई भी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में होता है वो परिमेय संख्या ही होता है। बस एक चीज याद रखिएगा कि क्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, यानी कि p जो है 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि ऊपर वाला 0 हो सकता है, तो ऊपर वाला 0 है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया नोट बना के कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई ऐसा अगर लिख दे और कहे क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं है ये परिमेय संख्या, क्योंकि आप बता दीजिएगा कि सर ने बताया था कि क्यू यानी कि हर जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक होल सेक्शन में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं तो एक बार वाई टाइप कीजिए। डाउट है किसी भी टाइप का तो एन टाइप कीजिए, किसी भी टाइप का कुछ भी आपको पूछना है तो एन टाइप कीजिए। चलिए,
तो अब मैं पोल सेक्शन में प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को आराम से जाके पोल में आंसर करना है, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं पोल दूंगा, तो उसमें आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है कि जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इतना हिंट भी मैंने आप लोग को दे दिया। अब आराम से आप इसे पोल सेक्शन में जाके कीजिए। अब पोल सेक्शन कैसे आता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे बता रखा है कि आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 3 बिंदु, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से कोई एक सही है, उसे सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चों को आंसर करना है, आराम से कीजिए। अभी भी 20 सेकंड का समय है, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे कीजिए। देखिए कुछ बच्चों को क्या लगता है कि उनको नहीं आता है, गलत हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात आप लोग को हर क्लास में बताता हूं कि जो कोशिश करते हैं वही जीतते हैं, जो कोशिश ही नहीं करते वो कभी जीत ही नहीं सकते। तो प्रयास कीजिए कि अगर आपको लगता है कि गलत है, मेरा नहीं समझ में आ रहा है, आप सर हो उसको गया। अटेम्प्ट, ठीक है। माइक म्यूट रखिए, जिनका हो जाता है माइक ऑन करके नहीं बोलना है, ठीक है, वेरी गुड। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है कि हमारा गलत है, फिर भी पोल में आंसर कीजिए, क्योंकि जब आप आंसर करोगे तो आपको आंसर करने की प्रैक्टिस होगी, तो आप हमेशा आंसर करोगे, ठीक है। और आंसर करोगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका कभी गलत भी नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे थे जो शुरुआत में आंसर करने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे वो आंसर करना शुरू किए और आज उनका एक भी आंसर गलत नहीं होता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि हमें नहीं आता है, हम नहीं कर पाएंगे, देखिए मैं आपको पोल का रिजल्ट बताऊं तो एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आया। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, ठीक है। तो 3/5 तो ऑलरेडी पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। 3.4 है तो इसको 34/10 लिख देंगे, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में हो गया। लेकिन √3 जो है ये पी बटा क्यू के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान तरीका है। क्लियर है ना, चलिए वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, √3। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से प्रश्न को पढ़िए और पोल सेक्शन जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में ही जो है गलतियां होती हैं। तो कोशिश कीजिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी एक परिमेय संख्या है, यानी 4 विकल्पों में से कोई एक ऐसा है जो कि परिमेय संख्या है, और आपको बताना है कि वो कौन सी संख्या है जो कि परिमेय संख्या है पोल सेक्शन में।
परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वही इसका आंसर होगा। आराम से करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। देखिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई जाता है, उस पर क्लिक करना रहता है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा, उसमें आपको एक्टिविटीज वाले बटन पे दबाना रहता है। जैसे एक्टिविटीज के बटन को दबाएंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुल के आएगा, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ABCD। इसमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे जरूर पोल में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 को क्या हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं होगा। √3 को अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे कि ये परिमेय संख्या नहीं होता है, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √4 को हम लिख सकते हैं, क्यों? मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जिसे हम पेयर में लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब √4 को हमने 2 गुने 2 लिख दिया, तो जब 2 गुने 2 होता है तो इसका आंसर 1, 2 जो है बाहर आ जाता है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये जो है P बटा Q के रूप में हो गया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि √5 को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है ना? अगर डाउट होगा तो N टाइप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, √4, ठीक है। अब हम कुछ आगे की चीजों को पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी डाउट है तो N टाइप कीजिए, सभी बच्चे जल्दी से। वेरी गुड, सभी बच्चों का वाई आया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। यानी कि दो परिमेय संख्या अगर दे दिया जाए तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, यही टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं, यानी कि दो परिमेय संख्या दे दिया जाए तो उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो किस परिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने सीखने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखना है, और उसे कहते हैं हम लोग लसा निकालना। क्या कहते हैं? लसा, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम निकालना। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। जैसे आपसे प्रश्न में कभी कभी ऐसे पूछा जाए कि 2 और 8 का लसा क्या होगा, या आपसे प्रश्न पूछ दे 7 और 6 का लसा क्या होगा, या आपसे प्रश्न पूछ दे 8 और 9 का लसा क्या होगा। बात समझ में आया? या आपसे प्रश्न पूछ दे कि 7 और 5 का लसा क्या होगा। तो लसा कैसे निकालते हैं, ध्यान से सीखिएगा। देखिए हम चेक करते हैं कि ये 2 जो है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, और ये 4 है। तो हम चेक करते हैं कि जिसका लसा निकालना है क्या वो किसी पहाड़ा में आता है,
यानी यहाँ पे 2 और 8 का लसा निकालना है। तो क्या 2 और 8 किसी पहाड़ा में आता है? तो आप कहेंगे कि हाँ सर आता है, 2 के पहाड़ा में 2 और 8 दोनों आता है। ध्यान रखिएगा, किसी का भी लसा निकालते हैं तो दोनों अगर 2 अंकों का है तो दोनों किसी पहाड़ा में आना चाहिए। तो 2 और 8 किसी पहाड़ा में आता है तो आप कहेंगे कि हाँ किस पहाड़ा में? 2 के पहाड़ा में। तो अब हम इसको 2 के पहाड़ा से लेके जाएंगे, कटाएंगे। तो 2 के पहाड़ा में 2 आ जाएगा एक बार में और 8 आ जाएगा 4 बार, 2 चौका 8। क्या 1 और 4 किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो अब इसका लसा निकालने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों को ही आपस में गुणा कर देंगे। जो ये लास्ट वाला बच्चा है 2 एकम 2 और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो इसका लसा कितना हो जाएगा? इसका लसा हो जाएगा 8। बात समझ में आया? तो जब किसी पहाड़ा में ये दोनों आता है तो लसा ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी अंक हो सकता है, 2 के जगह पे 10 लिख दीजिए, 8 के जगह पे 20 लिख दीजिए, फिर चेक कीजिए कि क्या वो किसी पहाड़ा में आता है तो उसी तरीके से लेके जाए। ठीक है, अब जैसे 7 और 6 है तो ये तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है। 7 और 6 दोनों किसी एक पहाड़ा में कहां आता है? ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 7 भी आए 6 भी आए। तो हम इसको सिंपली गुना कर देते हैं, 7 गुने 6, तो इसका लसा हो जाएगा 42। ये इसका लसा हो गया। जैसे 8 और 9 है, क्या ये किसी पहाड़ा में आता है? दोनों 8 और 9 किसी पहाड़ा में नहीं आता है दोनों। तो हम इसे सिंपली गुना कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। इसी प्रकार 7 और 5 है, तो क्या ये किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो इसका लसा निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे तो इसका लसा हो जाएगा 35। आज जब कोई किसी पहाड़ा में आता है, जैसे 2 और 8 है, तो इसको इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है, एकदम आसान है। चलिए, वेरी गुड। अब हम सीखते हैं कि जोड़ते कहते हैं दो परिमेय संख्या को। लसा निकालने आपको आ गया तो अब हम परिमेय संख्या को जोड़ना सीखते हैं। देखिए बहुत आसान है। जैसे आपके सामने 7/8 है, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और इसमें आपको क्या करना है? 5/3 को जोड़ना है। और 5/3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लसा निकालना क्यों बताया था? क्योंकि इन दोनों के नीचे वाले को लसा निकालेंगे। सबसे पहला काम, स्टेप 1 क्या है कि इन दोनों का पहले लसा निकालेंगे। तो 8 और 3 क्या दोनों कोई किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो 8 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24। तो 24 इसका लसा हो गया। और ये ऊपर वाला दोनों जो लिखा रहता है उसको एज इट लिख देते हैं, 7 + 5 लिख दिए। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 24 में, कितना जाएगा? 8 3 का 24, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दें। अब इस 3 से भाग लगाएंगे इस 24 में, कितना आएगा? 3 8 24, 3 8 24, 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 से गुणा कर। अब इसे सॉल्व करते हैं, स्टेप 2। तो 3 में 7 से गुणा करेंगे 21 प्लस 5 में 8 से गुणा करेंगे 40। अब बट्टे में क्या है? 24। अब बताइए 40 में 21 जोड़ेंगे तो 61। अब बट्टे में क्या है? 24। तो ये इसका आंसर हो गया 61/24। तो अब आपको समझ में आया कि लसा कितना इंपॉर्टेंट है। बताइए कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं? सभी बच्चों को क्लियर है? आसान है ना एकदम? कहीं पे डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा जरूर। कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एक और एग्जांपल है, सॉरी इसी प्रश्न का है, वही प्रश्न 61/24। क्या किया गया है? नीचे वाले का एलसीएम लिया गया है, ठीक है, और सॉल्व कर दिया गया है। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा और आपको उसे सॉल्व करना है। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, जैसे मैंने आपको सॉल्व किया उसी प्रकार इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। 9/5 + 8/7 को आपको क्या करना है? इसे ऐड करना है। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में जो है आंसर बताएंगे। कहां पे आंसर बताएंगे? पोल सेक्शन। आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कॉपी पे सॉल्व कीजिए पहले, फिर इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में बताइएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों का हेल्प कर देता हूं, देखिए ध्यान से। नीचे वाले का सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इसके बाद ये ऊपर वाला दोनों जो है एज इट लिख देते हैं, फिर भाग लगाएंगे एलसीएम में, दोनों से पहले 5 से फिर 7 से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है? आराम से कीजिए सभी बच्चे।
आप कोशिश सभी बच्चे कीजिए। देखिए कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं करते, कोशिश करना चाहिए। नहीं आता तो मैं हूं ना बताने के लिए। आप पूछिए, जितना बार आपको नहीं आता है उतना बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। बस एक ही उद्देश्य है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको नहीं आता तब तक आप पूछिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने के लिए चैट सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन। चैट सेक्शन तो आपका बंद है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिए कैसे करें। मैंने क्या कहा था स्टेप 1 में कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 7 क्या किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो गुना कर देंगे। 5 में 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, तो लसा आ गया 35। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, 9 + 8 को ऐसे ही लिख दिए, 9 + 8 को एज इट लिख दिए। अब 5 से भाग लगाएंगे 35 में, तो कितना आएगा? देखिए मैं यहाँ पे भाग लगाता हूँ 5 से 35 में, तो 5 से 35 कितना बार में कटेगा? 7 बार में, यानी कि 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। अब हम 7 से भाग लगाएंगे 35 में, तो यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूँ 7 से 35 में, कितना बार में कटेगा? 7 पचे 35, 5 बार में, तो यहाँ से कट गया। तो कितना बार में कटा? 5 बार में, तो यहाँ पे 5 से गुना कर। आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 प्लस 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 बचे 40। अब बट्टे में क्या है? 35। 63 में अगर 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 103। अब बट्टे में क्या है? 35, तो यहाँ पे लिख देंगे 35। तो ये आपका उत्तर हो गया 103/35। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 13/2 को ऐड करना है 17/8 के साथ। चलिए सेम टू सेम तरीका, 2 और 8 का पहले लसा निकालेंगे, फिर उसका सॉल्व करेंगे। देखिए 2 और 8 2 के पहाड़ा में आता है, तो आपको इसका लसा निकालना है और फिर आपको इसका आंसर बताना है पोल सेक्शन में। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए कॉपी पे पहले, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले इसे सॉल्व कीजिए पोल सेक्शन में, कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है तो मैं ये भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा। उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, फिर हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा, उसमें आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन चारों विकल्पों में से ABCD में से जो सही है
उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। देखिए कोशिश करना है, आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है कि हमें नहीं आता कैसे करेंगे, आप लोगों को आता है, ट्रस्ट मी आप लोगों को आता है। आप बस कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए बस। गलत होगा तो मैं सिखा दूंगा, आप सीख लेना, क्या दिक्कत है, आप कोशिश कीजिए पहले। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे इसे, ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 और 8 क्या किसी पहाड़ा में आता है, इसका एलसीएम निकालना है, एकदम आता है। किस पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है। इसे मिटाते हैं और यहाँ पे इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए तो 2 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो ये किस पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में, तो 2 से ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब क्या जाएगा, नहीं जाएगा, 3 को गुणा कर देंगे तो इसका लसा निकल के आ जाएगा। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 में 4 से गुणा करेंगे 8। तो इनका लसा कितना हो गया, 8। इसे मैं मिटा देता हूं, लसा निकल गया। ठीक है, तो इसका लसा हो गया 8। ऊपर वाले को एज इट लिख देते हैं, 13 प्लस 17 को एज इट लिख देते हैं, यहाँ पे 13 प्लस 17 को लिख दी। अब इस 2 से भाग लगाएंगे 8 में, तो 2 चौका 8, 4 बार में जाएगा, 2 चौका 8, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में, तो 8 एकम 8, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 13 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 चौका 52। ठीक है, और 17 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17। बट्टे में क्या है, 8। अब इसे सॉल्व करते हैं, जोड़िए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, अब बट्टा में क्या है, 8। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 69/8। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए एक नया टाइप का प्रश्न आप लोगों को सिखा रहा हूं। जैसे प्रश्न में कभी इस तरीके से आ जाए, -9/7 आ जाए, और आपको मान लेते हैं ऐड करना है 3/4 से, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे माइनस देख के आप कंफ्यूज हो रहे, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 7 और 4 किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो गुना कर देंगे। 7 चौका कितना हो जाएगा, 28, एलसीएम हो गया। और ऐसे ही इसे फिर से लिख देंगे इसके ऊपर में, -9 + 3 लिख दिए। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 28 में, 7 से भाग लगाएंगे 28 में तो कितना आएगा, 7 चौका 28, 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। अब इस 4 से भाग लगाएंगे 28 में, 4 से भाग लगाएंगे 28 में, कितना बार में कटेगा, 7 बार में, तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 में -9 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, अब माइनस है तो -36, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस। अब 3 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21। अब बट्टे में क्या है, 28। अब आपने पढ़ा था एक नियम कि अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो घटाते हैं, तो यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है तो घटाएंगे। बड़े में से छोटा वाला, 36 बड़ा है 21 छोटा है, तो 36 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1,
15। अब चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा रहता है, तो 36 वाला का चिन्ह माइनस, ये बड़ा है तो -15 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या लगा देंगे, 28, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा -15/28। बताइए आसान है कि नहीं है, -15/28 आसान है ना, क्लियर है। चलिए, तो एक प्रश्न देता हूं पोल सेक्शन में, उसका आंसर करना है, ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे -15 क्या है 14, और इसको आपको ऐड करना है 11/7 के साथ। कुछ उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है जिस प्रकार का अभी अभी आपने किया था। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, और बस जो तरीका है, जो नियम है, उसी नियम को फॉलो कीजिएगा, आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे पहले कॉपी पे। दस सेकेंड के बाद में पोल दूंगा, उसमें आप लोग आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। चलिए, जिनका सॉल्व हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करें। आराम से सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, एकदम आराम से। अब पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा, और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही आप उस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ही एक और पेज खुल के आएगा, जिसमें पोल्स एक्टिव इस तरीके का एक ऑप्शन दिखाई देगा, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। इसमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। तो सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए, बहुत से बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में नहीं आता है, बहुत जरूरी है, इससे आपका अटेंडेंस लगता है, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, आप आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि पोल में आंसर इसीलिए कराया जाता है कि पता चल सके किस बच्चे को आया और किस बच्चे को नहीं आया, ठीक है, तो इसीलिए कराया जाता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी आप पोल में आंसर जरूर कीजिए, ताकि पता चले टीचर को कि हाँ इस बच्चे ने इस क्वेश्चन में गलत किया था, ताकि अगर आपकी कभी रिवीजन क्लास लगेगी तो आपको उन्हीं सब क्वेश्चंस को कराया जाएगा जो क्वेश्चंस आप गलत करते हैं, और क्लास में भी मैं दोबारा इस चीज को अभी बताऊंगा कि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो पोल में आंसर जरूर किया कीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, चेक करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, बाकी सबको मैं मिटा देता हूं इन सबको। चलिए चेक करते हैं कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहली बात, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 14 होगा। कैसे पता, तो मैं एक दूसरे पेज पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। 14 और 7 किस पारा में आता है, तो 7 के पारा में आता है, तो 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 1 किसी पारा में नहीं आता है, तो गुना करेंगे, ठीक है, इसको गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 एकम 14, यानी इन दोनों का लॉसा कितना आ गया, कितना आ गया, 14 आ गया। आप दोबारा से ज्वाइन करो, जिनको स्क्रीन नहीं आ रही है दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए, ठीक है।
तो 14 और 7 का हमने लसा लिया तो कितना आया, 14 आया। अब हम ऊपर वाले को तो लिख लेंगे, ये वाला जो है ऊपर वाला सेम टू सेम हम लिख लेते हैं। तो -15 + 11 इसे हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो इस 14 से भाग लगाएंगे 14 में, 14 एकम 14 एक बार में कटेगा तो 1 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे। 7 से भाग लगाएंगे 14 में, 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 में -15 से गुणा होगा तो कितना आएगा, -15 प्लस 11 में 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 11 दूनी 22। अब बट्टे में क्या है, 14। अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी प्लस और माइनस दोनों आ जाए तो वहां पे हमेशा घटता है। किससे घटेगा, जो बड़ा है बड़े में से छोटा घटेगा। तो 22 बड़ा है, 15 छोटा है, तो 22 में से 15 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 7 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो 22 बड़ा है, प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। अब बट्टे में क्या है, 14 है। अब ये कटेगा, 7/14 कितने से कटेगा, 7 से। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो आंसर इसका कितना हो गया, 1/2। 7/14 जो आया ये तो कटेगा भी ना, 1/2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/2। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी, 1/2। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर ये